जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएल कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पाल वंश पर चर्चा करते हैं। इसके पिछला वीडियो जो हम लोग पढ़े थे वो गुप्त साम्राज्य को पढ़े थे। क्या गुप्त साम्राज्य को पूरा हम लोग अच्छी ढंग से खत्म कर चुके हैं। अच्छा तरीका से एकदम एक भी शासक को नहीं छोड़े हैं। पूरा अगर गुप्त साम्राज्य अगर पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा वीडियो पढ़ लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि गुप्त साम्राज्य से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पाल वंश। क्या पाल वंश। और पाल वंश के भी जितना राजा हुआ वो लगभग हम लोग को सारे बारी बारी से अगला वीडियो में देखते जाएंगे। आइए आज हम लोग इसके पाल वंश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं और इसका संस्थापक के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, पाल वंश की जानकारी हम लोग को पाल वंश की जानकारी हम लोग को दो स्रोत से मिलता है। एक वो अभिलेखीय स्रोत यानी अभिलेख से, और दूसरा साहित्यिक स्रोत। दूसरा साहित्यिक स्रोत। पहला अभिलेख से जानकारी मिलता है और दूसरा साहित्यिक स्रोत से भी जानकारी मिलता है। यानी हम लोग को पाल वंश की जानकारी साहित्यिक स्रोत और अभिलेखीय स्रोत दोनों से पाल वंश के बारे में हम लोग को जानकारी मिला है। आइए अभिलेखीय स्रोत में कौन कौन से मिला है। अभिलेखीय स्रोत में कौन कौन से है तो देखिए, पाल वंश का जो पाल वंश के धर्मपाल शासक था, धर्मपाल के खलीमपुर अभिलेख है उसको से पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। किसका? धर्मपाल के खलीमपुर अभिलेख से मिलता है जानकारी। किसका? पाल वंश का। उसके बाद फिर देवपाल का जो मुंगेर अभिलेख है, देवपाल का जो मुंगेर अभिलेख है, वो मुंगेर अभिलेख से भी पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। किसको देखें हम लोग? धर्मपाल का खलीमपुर अभिलेख से पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है और देवपाल का मुंगेर अभिलेख से पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और महिपाल का मुजफ्फरपुर अभिलेख, महिपाल का मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी हम लोग को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और नारायण पाल जो थे, वो नारायण पाल के देवघर अभिलेख से भी पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। ये चार गो शासक के अभिलेख था। ये चारों शासक के अभिलेख को हम लोग को याद रखना है। शासक का अभिलेख कहाँ था? जैसे देखिए, धर्मपाल का अभिलेख कहाँ था तो खलीमपुर वाला अभिलेख से पता चलता है क्या कि पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। यानी पाल वंश कैसा जो है, पाल वंश का शासन कैसा रहा, कौन कौन राजा राज किया, वो सारे जानकारी जो है हम लोग को पाल वंश के बारे में मिलता है धर्मपाल के खलीमपुर अभिलेख से। किसको से? धर्मपाल के खलीमपुर अभिलेख से। उसके बाद भी देवपाल और महिपाल और नारायण पाल, ये चारों को हम लोग को अभिलेख को याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में उठा सकता है। जैसे देखिए, पूछेगा कि महिपाल के कौन सा अभिलेख था जिसको से पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है, तो क्या हम लोग बताएंगे? महिपाल का कौन सा अभिलेख था जिसको से पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है, तो हम लोग कहेंगे कि मुजफ्फरपुर अभिलेख। किसको से? मुजफ्फरपुर अभिलेख से पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और देवपाल का मुंगेर अभिलेख से और नारायण पाल का देवघर अभिलेख से हम लोग को पाल वंश की जानकारी मिलता है। पाल वंश के बारे में जानने को मिलता है कि क्या क्या पाल वंश में हुआ था, कैसा शासक रहा था पाल वंश का, क्या क्या काम किया था पाल वंश, वो सारे जानकारी हम लोग को ये अभिलेख से मिलता है। उसके गुजराती साहित्यिक स्रोत पर थे। कहाँ? साहित्यिक स्रोत। उन लोग को पाल वंश के बारे में देखे अभिलेखीय स्रोत से जानकारी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद साहित्यिक स्रोत। किसको? साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। और साहित्यिक स्रोत में देखिए, वो गुजराती कवि थे सोठल, जिनका नाम क्या था? सोठल था। वो किताब लिखे थे क्या? उदय सुंदरी। उस ग्रंथ से पता चलता है, उस किताब से, उस पुस्तक से पता चलता है हम लोग को पाल वंश के बारे में जानकारी कि पाल वंश का राजा कैसा था, पाल वंश में क्या क्या हुआ, कैसा शासन रहा पाल वंश का। ये सारा जानकारी जो है गुजराती कवि सोठल, कौन? गुजराती कवि सोठल की पुस्तक कौन? उदय सुंदरी से हम लोग को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद संध्याकर जो है वो नदी का रामचरित्र ग्रंथ, क्या?
रामचरित्र ग्रंथ जो संध्याकर नदीम थे उनका जो है रामचरित्र ग्रंथ था, उस ग्रंथ से भी पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। हम लोग क्या कहते हैं, गुजराती कवि सोठल के उदय सुंदरी से, कौन सा उदय सुंदरी से पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और संध्याकर नंदी के रामचरित्र ग्रंथ से, कौन रामचरित्र ग्रंथ से भी पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और अरबी यात्री एगो सुलेमान था, उसका भी यात्रा वृत्तांत कहिए, ग्रंथ कहिए, पुस्तक कहिए, उसको से भी पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और एगो तिब्बती गुरु तारानाथ से, क्या तिब्बती गुरु तारानाथ से उनका भी पुस्तक था कंगूर और तंगूर, क्या उनका भी यात्रा वृत्तांत था, पुस्तक एगो लिखे थे जिसको मैं अपना यात्रा वृत्तांत, भारत घूमे थे तो जो देखे थे वो सारा को लिखे थे। तो कंगूर और तंगूर दो को पुस्तक है, उसको से पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पाल वंश के जानकारी हम लोगों को, पाल वंश के जानकारी हम लोगों को कैसे मिलता है, देखो अभिलेखीय स्रोत, क्या अभिलेखीय स्रोत से भी हम लोग को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और दूसरा साहित्यिक स्रोत, क्या दूसरा साहित्यिक स्रोत से भी हम लोग को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। आइए अभिलेखीय स्रोत को देखते हैं। तो धर्मपाल के जो खलीमपुर अभिलेख था, धर्मपाल के क्वेश्चन पूछेगा कि पाल वंश के बारे में जानकारी हम लोग को धर्मपाल का कौन सा अभिलेख से मिलता है, तो धर्मपाल का खलीमपुर अभिलेख से मिलता है। किससे, खलीमपुर अभिलेख से हम लोग को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और देवपाल का मुंगेर अभिलेख, कौन देवपाल का मुंगेर अभिलेख से भी हम लोगों को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और महिपाल का मुजफ्फरपुर अभिलेख, किससे, महिपाल का मुजफ्फरपुर के अभिलेख से भी हम लोग को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और उसके बाद नारायण पाल, कौन नारायण पाल के देवघर का अभिलेख है, क्या देवघर का अभिलेख है जो औरंगाबाद जिला में है। देवघर का अभिलेख से भी हम लोगों को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। पाल वंश के बारे में हम लोग जान पाते हैं उनका अभिलेख देवघर से भी। तो देखिए धर्मपाल का खलीमपुर अभिलेख, देवपाल का मुंगेर अभिलेख, महिपाल का मुजफ्फरपुर अभिलेख और नारायण पाल का देवघर अभिलेख से हम लोगों को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। आइए अब साहित्यिक स्रोत पर चलते हैं कि कौन कौन सा पुस्तक से हम लोगों को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो देखिए गुजराती कवि सोठल थे, कौन सोठल नाम था, वो गुजरात के कवि थे जिनका नाम था क्या सोठल। सोठल लिखे थे उदय सुंदरी नामक पुस्तक लिखे थे, क्या उदय सुंदरी नामक पुस्तक लिखे थे। उसको से क्या मिलता है हम लोग को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और संध्याकर नंदी के रामचरित्र ग्रंथ, क्या रामचरित्र ग्रंथ से भी हम लोगों को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद अरबी यात्री सुलेमान का जो यात्रा वृत्तांत था, उसका जो ग्रंथ था, उसको से भी हम लोगों को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और तिब्बती गुरु, कौन तिब्बती गुरु जो तारानाथ से, उनका यात्रा वृत्तांत कहिए जो एक पुस्तक में लिखे थे, उनका पुस्तक कहिए कंगूर और तंगूर, दो वो पुस्तक लिखे थे वो कंगूर और तंगूर नाम से। उनका पुस्तक से भी हम लोगों को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। आइए पाल वंश के संस्थापक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पाल वंश का प्रथम राजा गोपाल था, क्या गोपाल था, कौन गोपाल था। और गोपाल ही पाल वंश के स्थापना करता है, यानी जो स्थापना करेगा वही प्रथम राजा होगा। तो पाल वंश का प्रथम राजा गोपाल हुआ जो पाल वंश के स्थापना करता है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पाल वंश के संस्थापक कौन था, तो गोपाल, कौन गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, तो 750 से 770 ईस्वी तक। कब तक, 750 से 770 ईस्वी तक, यानी 20 वर्ष तक ये शासन करता है। कौन गोपाल। गोपाल कितने साल तक शासन करता है, कितने वर्ष तक शासन करता है, तो गोपाल 20 वर्ष तक शासन करता है। और उसके बाद ये कौन समुदाय से था, गोपाल जो है वो कौन सा समुदाय से था, तो गोपाल जो है क्षत्रिय समुदाय से था। कौन सा समुदाय, क्षत्रिय समुदाय से था, क्षत्रिय समुदाय से था गोपाल। उसके बाद आता है कि धर्मपाल।
धर्मपाल के जो खलीलपुर अभिलेख था उसको से गोपाल के बारे में जानकारी मिलता है कि गोपाल कैसा शासक था, गोपाल ने क्या क्या कार्य किया। वो सारा जो है धर्मपाल के खलीलपुर अभिलेख, क्या धर्मपाल के खलीलपुर अभिलेख से गोपाल के बारे में जानकारी मिलता है। गोपाल जो है वो बौद्ध अनुयायी था, क्या वो बौद्ध धर्म को मानता था। जो प्रथम राजा हुआ, जो पाल वंश के संस्थापक गोपाल हुआ, वो बौद्ध धर्म का मानता था। किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। ये महान बौद्धम अनुयायी था, क्या ये महान एकदम पवित्र आत्मा से बौद्ध धर्म को मानता था। ये इसको महानतम बौद्ध अनुयायी कहा जाता है। ये महानतम बौद्ध अनुयायी था। ये अपने बौद्ध धर्म को मानता था। कौन मानता था बौद्ध धर्म? गोपाल। उसके बाद उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसका जो प्रमुख कार्य जो है, जो प्रमुख एवं मुख्य कार्य जो इसका है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। पूछेगा क्वेश्चन कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, तो वो कौन था? गोपाल। और ये कहाँ में है? तो बिहार शरीफ। कहाँ? बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय के निर्माण गोपाल ने करवाया। क्या? उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल करवाया। आइए इसको गोपाल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग को वीडियो में ही ठीक ढंग से याद हो जाए। देखिए, प्रथम शासक होता है गोपाल। जो पाल वंश हुआ, वो पाल वंश के स्थापना यानी संस्थापक जो है वो गोपाल होता है। और ये एक क्षत्रिय घराना से था। गोपाल जो है क्षत्रिय घराना से संबंध रखता है। और इसका शासन काल जो है, जो 750 ईस्वी से लेकर के 770 ईस्वी तक था। कब से कब तक? इसका शासनकाल, गोपाल का शासनकाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक है। और ये लगभग 20 साल तक शासन करता है। कितना साल तक? 20 साल तक शासन करता है। और यह एक क्षत्रिय घराना का शासक था। क्या? क्षत्रिय घराना का शासक था। और ये जो धर्मपाल का जो खलीलपुर अभिलेख है, किसको? खलीलपुर अभिलेख है, उससे हम लोग को, उस अभिलेख से हम लोगों को गोपाल के बारे में जानकारी मिलता है कि गोपाल कैसा शासक था और क्या क्या काम किया था। उसके बाद आता है कि ये कौन सा धर्म को मानता था। तो जो गोपाल है वो महानतम एक बौद्ध अनुयायी था। वो बौद्ध धर्म को मानता था। किसको? बौद्ध धर्म को मानता था। और एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। इसका प्रमुख कार्य यही है। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछेगा और पूछेगा कि कौन सा धर्म मानता था, तो बौद्ध धर्म। और पूछेगा क्वेश्चन कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया, तो गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार शरीफ। कहाँ? बिहार शरीफ उदंतपुरी विश्वविद्यालय है। और वही उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण और स्थापना गोपाल करवाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को पढ़ाने में सपोर्ट करें, अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और इसके आगे का जो शासक बच गया है हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। और अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो गुप्त सम्राट बहुत ही ठीक ढंग से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और उससे अगर क्वेश्चन एक भी एग्जाम में अगर वीडियो देख लेते हैं तो एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसको सिर्फ बीपीएससी पीटी तक का यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम जितना है वो सारा में गुप्त सम्राट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार उस गुप्त सम्राट को देखिए, अगर नहीं देखे तो। धन्यवाद।